हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके हम आल फार्मूलाज को देखने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे फार्मूलाज की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आई बटन पे लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। तीसरे चैप्टर के सारे फार्मूलाज को इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको याद करने की या अदर दिमाग लगाने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों के बारे में, और एक एक करके सारी चीजों को मैं अच्छे तरीके से समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहले मैं चैप्टर के नाम को पढ़ता हूँ। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें यूज होने वाले हर एक शब्दों का एक एक मतलब है, उस मतलब को देख लेते हैं। लिखा गया है दो चर। आप सभी को पता होगा कि दो चर, चर का मतलब होता है कि एक निश्चित मान जो कि बदलता नहीं है, और एक अनिश्चित मान जिसके जगह पे 1 2 3 संख्याएं हो सकती हैं, काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं, वो अचर कहलाता है। इसमें x और y दो चर हैं। वाले रैखिक समीकरण का मतलब कि इसका अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब कि रैखिक है। ठीक है, उसके बाद समीकरण का मतलब इसमें जो है LHS साइड भी है और इसमें RHS साइड भी है। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो इसलिए इसे कहेंगे समीकरण है। और युग्म तब कहेंगे जब ऐसा ही एक और समीकरण हमें दिया हो। जैसे कि एक समीकरण ये है जिसमें दो चर है और ये रैखिक है। ठीक है, दूसरा भी समीकरण वैसे ही है, इसमें भी x और y दो चर है, और ये भी समीकरण जो है एक रैखिक समीकरण है। इसका मतलब कि दो रैखिक समीकरण है, इनकी संख्या 2 है, तो इसका मतलब कि ये युग्म है, यानी पेयर है। आप सभी को पता होगा कि जैसे जूता होता है, दो जूता है तो उसको हम दो जोड़ी जूता नहीं बोलेंगे, एक जोड़ी जूता बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे बैल होते हैं तो बैल को कभी भी एक बैल को नहीं काउंट किया जाता है, दो बैल को एक जोड़ी कहा जाता है। तो इसी तरीके से इसमें दो समीकरण को एक जोड़ा बोला जाएगा, यानी एक युग्म बोला जाएगा, या एक पेयर बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं युग्म। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं युग्म। क्या समझना है आपको? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। इसका जो आरेख होगा, इसका आरेख एक सरल रेखा होगी। कौन सी सरल रेखा? एक सरल रेखा, यानी कि एक सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा। ठीक है, तो एक सरल रेखा होगी इसकी आरेख। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0, इसकी भी जो आरेख होगी एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोनों समीकरणों से हमारे पास दो सरल रेखाएं मिलेंगी। कितनी रेखाएं बनेंगी? दो सरल रेखाएं बनेंगी। दो सरल रेखाएं बनेंगी, दो सरल रेखा। इन दो सरल रेखाओं की, ये दो सरल रेखाएं हैं, सीधी सीधी रेखाएं, इसे मान लीजिए। पहली स्थिति इसकी ये हो सकती है कि एक दूसरे पर ये चढ़ सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक दूसरे को ये काट सकती है, और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो सकती है। इन तीन स्थितियों के अलावा इसकी स्थिति कोई अलग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति ये हो सकती है कि एक दूसरे को ये क्या कर सकती है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक दूसरे को ये काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर रही है, यानी काट रही है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। एक बार मैं और समझाता हूँ कि ये दो रेखाओं की, दो सरल रेखाओं की कंडीशन 3 हो सकती है। पहली तो या तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है, देखिए, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है, या फिर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट, यानी बीच में, देखिए बीच में यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है। एक जगह पे इस तरीके से हो सकती है, काट सकती है, या ये एक दूसरे के समांतर हो सकती है, कभी न मिलने वाली रेखा हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको डाउट होगा कि कहीं ऐसे नहीं हो सकता है, कैसे होगा भाई ऐसे? इसका क्या मतलब निकल रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, तो जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी तो इसे समपाती रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? समपाती रेखा। ध्यान से समझिएगा, इसे कहेंगे समपाती रेखा। दूसरी चीज, जब ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी उसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। इसे कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, जो कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। कितना हो इसको बड़ा कर दिया जाए, कभी भी आगे इसको काटेगी नहीं, तो इसे कहेंगे समांतर रेखा, समांतर रेखा। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये 3 कंडीशन की कुछ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इनके युग्म कैसे होंगे, इनके हल कैसे होंगे, और इनके यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण है, इन समीकरणों में जो गुणांक है, चरों के जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, और इसी तरीके से एक c1 भी एक अचर पद है। इन सभी
का, इन तीनों का जो अचर पद इसमें है उन सभी का जो अनुपात है वो किस क्रम में होगा, इसके बारे में भी इसी में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले संपाती रेखा की बात करें। संपाती रेखा में जिसमें जो जो अचर पद है उन अचर पदों के अनुपात क्रमशः किस तरीके से होंगे, A1 जो होगा अपन में A2 जो होगा, A1 अपन में A2 जो होगा ये बराबर होगा B1 अपन B2 के, और ये बराबर होगा C1 अपन C2 के। यानी कि जो इसमें A1 A2 अपन में B1 B2 अपन में C1 C2 एक दूसरे के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करें प्रतिच्छेदी रेखा में इनके अनुपातों की, तो इसमें क्या होगा कि A1 अपन में A2 जो होगा ये नॉट इक्वल B1 अपन में B2 होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से समांतर रेखा में बात करें तो समांतर रेखा में A1 अपन में A2 बराबर होगा B1 अपन B2 के। ठीक है, A1 अपन में A2 B1 अपन B2 के तो बराबर होगा, लेकिन C1 अपन C2 के बराबर नहीं होगा, C1 अपन C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब अगली चीज इसमें आ जाती है हल के बारे में, इनके हल कैसे होंगे। यहाँ पे आप जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा में A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। और देखिए ये जो A1 अपन A2 B1 अपन B2 C1 अपन C2 निकल गए हैं कहाँ से, यहाँ से। एक सवारी तो चर पद था, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें दो चर हैं, बाकी सारे क्या है, अचर पद हैं। तो अचर पदों का ये अनुपात है, इनका अनुपात इसी क्रम में व्यवस्थित होगा। संपाती रेखा के लिए ये क्रम होगा, प्रतिच्छेदी के लिए ये होगा, समांतर के लिए ये होगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब आपको समझना है इसके हल के बारे में। हल के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को समझना है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर टच कर रही हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, इसे कहेंगे संपाती रेखा, जो कि मैंने पहले लिखा है। इसके हल की बात करें तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, चिपकी हुई है, सटी हुई है। तो यहाँ भी इसे टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच, हर बिंदु पे इसे टच कर रही है। इसका मतलब कि जितनी बिंदु पर टच कर रही है उतना हल होगा, यानी कि इसका अनेक बिंदु पर टच कर रही है तो अनेक हल होगा। ठीक है, इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। तो अनेक हल को हम लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। तो जब भी बात आएगा संपाती रेखा की तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अनेकों जगहों पर ये टच कर रही है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे होती है, अब इसमें देखिए प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक बिंदु पर ही एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से यहाँ पे रेखाओं का मिलन नहीं, यहाँ पे रेखाओं का मिलन हो रहा है, यानी एक जगह पे जो है प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है। तो इसका मतलब कि एक जगह पे ये टच कर रही है, एक जगह पे टच कर रही है, तो केवल इसका एक हल होगा। ठीक है, तो इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा। लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल। केवल एक हल का मतलब होता है अद्वितीय हल। केवल एक हल को हम अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं, तो इसे लिख सकते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज है हमारे पास समांतर रेखा। जब हमारे पास समांतर रेखा है तो समांतर रेखा तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसको जितना आगे बढ़ा दे, इसको जितना आगे बढ़ा दे, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यानी कि ये टच ही नहीं करेंगी। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगे, इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो तीसरी हो जाएगी कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें कोई हल। अब हमारे पास एक अगली चीज आती है युग्म के बारे में। तो युग्म के बारे में आपको क्या करना है, थोड़ी सी ट्रिक लगा देनी है। जब भी आपके पास हल होगा, जब भी किसी समीकरण का हल मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इसमें हल है, इसमें यह है अद्वितीय हल, केवल एक हल, इसका मतलब कि ये भी हल है, इसमें कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत युग्म होगा, और जब हल होगा, चाहे एक हल हो, चाहे अनेक हल हो, चाहे दो हल हो, जब हल होगा तो वहां पे संगत युग्म होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है तो संगत युग्म होगा, यहाँ का युग्म क्या होगा, संगत होगा। और जब एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, तब भी हमारे पास युग्म जो है संगत होगा। ठीक है, और जब हल नहीं होगा तब हमारे पास युग्म जो है असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो आप सभी लोग इन तीनों कंडीशन को याद रखेंगे। ठीक है, ये तीन तरह की हमारे पास कंडीशन आई है, संपाती रेखा की, प्रतिच्छेदी रेखा की और समांतर रेखा की। समांती रेखा के लिए जो अनुपात है A1 अपन में A2 बराबर में B1 अपन B2 बराबर में C1 अपन C2 के बराबर होंगे, यानी एक दूसरे के सब बराबर होंगे। ठीक है, सारे अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे। और जो प्रतिच्छेदी रेखा है इसमें A1 अपन में A2 नॉट इक्वल B1 अपन B2 के होगा। और तीसरी रेखा में हमारे पास A1 अपन A2 B1 अपन B2 के इक्वल तो होगा, लेकिन C1 अपन C2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब जब हल की बात आएगी तो यहाँ से आप देखेंगे, जब एक दूसरे को हर जगह पे टच करेगी तो अनेक हल होगा, यानी अनेक जगह पे टच कर रही है तो अनेक हल हो जाएगा।
अब ये एक जगह पे टच करे तो इसका एक हल होगा, और ये कहीं टच नहीं करे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, युग्म की बात किया जाएगा तो जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, संगत होगा। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, इस पूरी सारणी को आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से सीख जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये सारे फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला है नहीं आपके चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप सभी लोग इसका। और आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।